गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज दोबारा से फिर हम लोग एक बार एक नए वीडियो लेकर के आए हैं और आज हम लोगों का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है कि एकात्मक एवं संघात्मक संविधान। जो संविधान का जो एक हम लोग सेशन चला रहे हैं, इसी सेशंस को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज और हम लोग देखेंगे कि एकात्मक और संघात्मक सरकार होता क्या है और एकात्मक एवं संघात्मक संविधान या इसको सरकार जो भी हम लोग चाहे बोल सकते हैं, मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों बोलेंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं दोनों के बारे में। तो सबसे पहला बार जब हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में, मतलब एकात्मक संविधान के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते थे। एकात्मक जो कि एक साउंड ऑफ थिंग कर रहा है कि मतलब जहां एक आदमी, एक सिंगल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीजंस, मतलब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है एंड सारा डिसीजन वही ले रहा है। एकात्मक तो एकात्मक संविधान होगा तो अगर कोई कंट्री है और वो चाह रहा है कि हम एकात्मक के संविधान को अपनाएं, अडॉप्ट करें, तो वहाँ पे जो उसका गवर्नमेंट फॉर्म होगा वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। और वहीं पे अगर कोई संघात्मक संविधान अपना रहा है, कोई कंट्री अडॉप्ट कर रहा है, तो उस कंट्री का जो सरकार होगा वो संघात्मक सरकार होगा, मतलब फेडरल गवर्नमेंट्स होगा। और अभी हम लोग इस चीज़ को बड़े ही बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि जब आगे हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, भारतीय संविधान जो था, वो किस चीज़ को अडॉप्ट किया। वो जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करता है या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करता है। एकात्मक सरकार को अडॉप्ट किया हम लोग या फिर संघात्मक सरकार को हम लोग अडॉप्ट किए फिर या फिर किसी और सरकार को। तो चलिए आज एक एक करके हम लोग बात करते हैं और फर्स्ट टॉपिक से एकात्मक सरकार, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मतलब दैट इज कॉल्ड द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ जहाँ पे एक इकलौता, तो ये क्या होगा कि एक राज्य एक सरकार, मतलब ये जैसे आपका गवर्नमेंट है। अब ये जो गवर्नमेंट है ये पूरे एरिया पे ये शासन करेगा, सभी शक्तियां उसी एक सरकार के पास रहती है। अब समझ चुके हैं कि ये जो सारा जो शक्ति होगा इसके चारों तरफ का, ये सारा शक्ति इसी के पास होगा, वन एंड ओनली पर्सन्स। इस सारे को देखेगा, किसको किसको क्या एडवाइस देना है, सारा एडवाइजरी यही जारी करेगा। ये एकात्मक सरकार में, मतलब एक राज्य एक सरकार, ये पूरा का पूरा दिस इज ए स्टेट और ये स्टेट सारे को हैंडल कर रहा है, सभी शक्ति इसी के पास रहेगा। यही जो है नीति निर्माण करेगा, यही कानून निर्माण करेगा एवं इसको एग्जीक्यूट भी एक ही सरकार के पास रहता है, एग्जीक्यूशंस भी करेगा, मतलब कानून भी बनाएगा, नियम भी बनाएगा, साथ ही साथ उसको ये एग्जीक्यूट भी करेगा। ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन सिंगल स्टेट। केंद्र और जब सारा इसी के पास पावर रहेगा तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं पाया जाएगा। मतलब अगर ऐसा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे तो यहाँ पे जब राज्य का ही निर्माण ही नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो है ये केंद्र सरकार हो गया तो ये राज्य सरकार हो गया। बट यहाँ पे जब केंद्र ही के पास सारा पावर है तो इस राज्य को हटा दीजिए, राज्य के पास कोई है ही नहीं, राज्य है ही नहीं, तो सारा शक्ति इसी के पास है। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, ये सब जगहों पे एकात्मक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। तो अगर हमारा क्वेश्चन कोई कह दे कि आप एग्जांपल बताइए कुछ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से कंट्री में पाया जाता है, तो हम लोग सीधे बोलेंगे ब्रिटेन का, फ्रांस का और जापान का। अब चलिए, इसमें एक कंडीशंस क्या है, संविधान का लिखित होना अनिवार्य नहीं है। तो संविधान का लिखित होना यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। क्यों भाई, क्यों नेसेसरी नहीं है? जब सारा डिसीजन यही ले रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि संविधान लिखा हुआ हो। ये जो भी अपना मन से चलाएगा, शासन करेगा, वो जो हो जाएगा। जैसे ब्रिटेन का एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे किस तरीके से। दूसरा ये कि समझिए कि अगर किसी के घर में
पूरा जो शक्ति है वो किसी एक आदमी के पास ही है, सारा डिसीजन वही ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो उस चीज़ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आने का इशू ही नहीं है कि किसी के बीच में जो मतभेद होगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ कुछ भी ज़रूरी नहीं है। इसको और दूसरे तरीके से समझे तो मान लीजिए कि किसी घर में सारा का सारा जो डिसीजन हो रहा है वो जो है दादाजी ले रहे हैं, वहाँ पे पापा जी का रोल नहीं है या और किसी का भी रोल नहीं है, तो वो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि ये चीज़ का ये डिफाइन करना भी ज़रूरी नहीं है कि किस किस चीज़ पे, क्योंकि सारा ऑल इन ओवर पावर तो दादाजी के पास है। मतभेद कब होगा क्या, क्योंकि कुछ डिसीजन पापा ले लेंगे, कुछ डिसीजन जो है दादाजी लेंगे, तो वहाँ पे मतभेद होने का इशू जो होगा, तो उस चीज़ को रिटर्न में ज़रूरी है। तो चलिए, संविधान का लिखित होना अनिवार्य नहीं होता है किसमें, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एकात्मक सरकार वह सरकार होती है जो पूरी शक्तियों को यानी देश की समस्त शक्तियों का उपयोग करती है। देश में जितना भी इसकी शक्ति है इस देश में सब एक ही सरकार करेगा, अन्य सरकार उसकी शक्तियों का बंटवारा नहीं करती है, मतलब और कोई है ही नहीं उसका बंटवारा करने के लिए, यानी उसके सापेक्ष उससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर या इससे नीचे कोई सरकार नहीं, कोई सरकार नहीं होती है। अब चलिए, अब इसका देखेंगे हम लोग दोनों चीज़। अब हम लोग समझ चुके हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या, तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा गवर्नमेंट जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका विशेषता है क्या। विशेषता मतलब उसका एडवांटेज है क्या। तो एडवांटेज आप लोग सब बताइए कि इसका एडवांटेज क्या होगा। अगर सारे का सारा पावर इसके पास रहेगा, अगर सारा का सारा पावर दादाजी के पास है, तो वहाँ पे वो कोई भी अगर डिसीजन लेना होगा तो वो बहुत ही जल्दी डिसीजन ले लेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत ही क्विक डिसीजंस होता है। दूसरा कि अगर सारा का सारा चीज़ दादाजी एक्शंस ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनको और भी ऑफिसेस का जनरेट करना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ अगर कोई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, केवल एक ही सारा डिसीजन वही ले रहा है, तो दूसरा कोई ऑफिसेस बनाने का जरूरत नहीं है, इसका जो ऑफिस है वहीं से काम चला जाएगा। एक पार्लियामेंट होगा तो खर्च का कमी है, तो खर्च का भी कमी हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर एक सरकार है तो पूरे देश के लिए एक सामान्य नीति कानून रहेगी। मतलब ये सवाल ही नहीं है कि किस स्टेट्स का कोई अपना कानून हो। जैसे अभी का एग्जांपल है, अगर कंपेयर करें तो हम लोगों के यहाँ जो है स्टेट्स है, तो बहुत सारा स्टेट जो है ड्राई स्टेट है, जैसे वहाँ जो है वाइन बंद है, बट बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे वाइन जो है चालू है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि वो कोई सिंगल स्टेट्स, कोई सिंगल इसके पास पावर नहीं, कोई पावर का डिवीजन है हमारे यहाँ। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारा विधि लॉ वगैरह यही बना रहा है, तो सिंगल पर्सन पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाएगा। तो लॉ जो है एक समान नीति होगा, कानून भी एक समान ही होगा हर जगह पे। आपातकाल के लिए बेहतर सरकार है ये। अगर इमरजेंसी आ गया तो इमरजेंसी के लिए बहुत बेटर सरकार है, क्योंकि तुरंत डिसीजन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इमरजेंसी में बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन जो है बहुत जल्दी ले लिया जाता है, जिसको कि आगे जब हम इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तब वहाँ पे जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपातकाल, इमरजेंसी के लिए बेहतर सरकार कौन, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक ही सचिवालय होगा, सचिवालय एक ही होगा, उसमें जो काम करने वाले लोग होंगे बस वही लोग रहेंगे। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद न्यूनतम होता है। केंद्र और राज्य के बीच में जो है विवाद होगा ही नहीं, क्योंकि केंद्र है, राज्य तो है ही नहीं, सारा शक्ति जो है केंद्र के पास है। एकल नागरिकता होगा, सिंगल सिटीजनशिप होगा। अब एक ये भी बात हम लोग जो है बहुत बढ़िया है, दो पॉइंट को हम लोग नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इसका जो सबसे बढ़िया फैक्टर्स क्या था एकात्मक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट मस्ट बी नोटेड दैट इमरजेंसी के दरमियान ये बहुत ही अच्छा होता है। मतलब ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम इट टेक्स अ क्विक फास्ट डिसीजंस। एंड द सेकेंड पॉइंट इज मोस्ट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सिंगल सिटीजनशिप्स। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे तब उसको हम इस चीज़ को हम लोग इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज द यूनिटरी फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट, द सिंगल गवर्नमेंट, पूरा भारत का संविधान एक ही सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
all the power are vested in the single states. अब चलिए और क्या देखते हैं। एकल नागरिकता होगा। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में छोटे देशों में यह सरकार सफल होता है। मतलब अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन कम है, एरिया कम है, तब तो वहाँ यह सक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये मुश्किल है। जैसे हमारा कंट्री इंडिया पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इसका कुछ फैक्टर्स जो हम लोग पॉइंट आउट किए हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आता है, हम लोग भी देखेंगे। तो चलिए अब दूसरा इसका कमियां क्या होगा, कमी पे बात करेंगे। एकात्मक सरकार है, यूनिटी फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट। अब यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स का क्या क्या डिसएडवांटेज है ये देखिए। एक सरकार का मतलब है कि ज़्यादा व्यापक नहीं है, सभी का प्रतिनिधि नहीं होगा। इसमें जितने लोगों हैं इस कंट्री में, जितने लोग रहें, सबका तो ये रिप्रेजेंटेशंस करना बड़ा मुश्किल होगा। बड़े क्षेत्रफल एवं जनसंख्या तथा विविधता वाले देश, जहाँ का बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, विविधता डाइवर्सिटी हमारे यहाँ क्या है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन, हमारे यहाँ ये पॉसिबल इन संभावना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, एवरी रिलीजियस। और साथ ही साथ हमारे यहाँ अलग अलग भाषा बोला जाता है और बहुत बड़ा क्षेत्र है। अलग अलग क्षेत्र का जो है अपना परिस्थिति भी अलग अलग है, उसके तहत जो है वो लोग अपना कानून बनाते हैं। तो बड़ा एरिया पे और जहाँ पे मल्टीपल डाइवर्सिटी है, वहाँ पे ये सक्सेस नहीं होगा। अब ऐसा भी यहाँ पे टेंस ये है कि अगर इसके पास ही सारा का सारा पावर दे दिया जाए तो ये कहीं निरंकुश नहीं हो जाए, जो मन में आए वो नहीं काम करे और ये डिक्टेटरशिप का फॉर्म में नहीं ले ले। तो इस डर से भी इस यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को हम लोग रिफ्यूज किए, जबकि इसके कुछ फीचर्स को हम अपने संविधान में जरूर लेंगे। दिस इज द यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पावर इज टू बी डिवाइडेड इन द सबऑर्डिनेट स्टेट्स। स्टेट्स में सब पावर जो है डिवाइड होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को एकात्मक सरकार होता क्या है इसके बारे में पूरा समझ में आ चुका होगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। तो व्हाट डू मीन बाय द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स? तो संघात्मक सरकार, संघात्मक, जैसे ये संघात्मक सरकार बोले, मेरे हाथ में ये दो आ गया। दो क्या संघात्मक सरकार बोलेंगे तो दो से अधिक भी ले लेंगे। अब संघात्मक सरकार, अब देखिए संघात्मक मतलब ये जो बना, इसमें ये जो है, ये जो कंट्री है, ये दिस इज कॉल्ड द संघात्मक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान से देखिएगा, ये कंट्री हो गया, इसके नीचे कुछ स्टेट्स का है, स्टेट्स का जिक्र करेगा। मतलब अब क्या होगा, हम लोग देखेंगे संघात्मक सरकार, जिस देश में संघात्मक संविधान होगा वहाँ पर संघात्मक सरकार है। जहाँ जो भी कंट्री जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को अपनाएगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस को अपनाएगा, तो वहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। तो अब क्या है संघात्मक सरकार, इसमें द्वैत सरकार होगा, डुअल गवर्नमेंट होती है, डुअल गवर्नमेंट होगा। एक तो गवर्नमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी स्टेट गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पंचायती लेवल भी है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इसमें डुअल गवर्नमेंट्स होगा। पहला पॉइंट ये है कि इसमें क्या होगा, डुअल गवर्नमेंट होगा, डुअल गवर्नमेंट होगा। इसमें द्वैत सरकार, डुअल गवर्नमेंट होती है। इसमें एक केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के नीचे कई प्रांतीय सरकार होते हैं। एक केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के नीचे कई प्रांतीय सरकार हैं। बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ सेंट्रल गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट।
एंड ऑल्सो कॉल्ड, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे संघात्मक सरकार। तो संघात्मक सरकार में क्या होगा कि एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और उसके नीचे बहुत सारा प्रांतीय सरकार होगा, केंद्र सरकार और कई प्रांतीय सरकार। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे एक एक करके इसके बारे में कि दोनों सरकार एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रहती है। ये भी सरकार है और ये सब भी सरकार जो है दोनों एक दूसरे के अस्तित्व में रहेगा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है कि भाई तुम्हारे पास कितना पावर होगा, तुम लोगों के पास कितना पावर होगा, ये जो है क्लियरली डिफाइंड होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे संविधान जो है लिखित होना चाहिए, और नहीं तो इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि पावर किसके पास है, दादाजी के पास ज़्यादा है या पापा जी के पास ज़्यादा है, स्टेट्स के पास पावर ज़्यादा है या फिर सेंटर। मतलब पावर का यहाँ पे बिल्कुल जो है वो लिखा हुआ रहेगा कि किस, क्योंकि यहाँ पे ये भी नियम बनाएगा, सेंटर भी नियम बनाएगा, नियम कानून बनाएगा, स्टेट भी नियम कानून बनाएगा। तो कौन से टॉपिक्स पे स्टेट्स कानून बनाएगा, कौन से टॉपिक्स पे केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, तो इस चीज़ को क्लियरली मेंशन होना चाहिए। संविधान लिखित होना चाहिए, ये अभी डिस्कस किया, और कठोर संविधान हो, और संविधान ऐसा हो जो कि रिजिड हो, जल्दी ऐसा नहीं हो कि तुरंत उसमें हम बदलाव कर सकें, नहीं तो केंद्र सरकार राज्य सरकार जब चाहे पूरी शक्तियां खत्म कर सकती है, और नहीं तो अगर रिजिड नहीं होगा तो केंद्र सरकार जब चाहेगा जब उस संविधान में अमेंडमेंट करके पूरा शक्ति को खत्म कर देगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेसिक स्ट्रक्चर घोषित करके रखा है। तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हमारे यहाँ जो संविधान होगा, और संविधान में अगर केंद्र चाहे कि स्टेट की शक्ति पे अंकुश लगाए तो वो नहीं लगा सकता, क्योंकि इसको बेसिक स्ट्रक्चर्स में रखा गया है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि जो एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार, इन दोनों के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, तो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर होगा जुडिशियरी और लेजिस्लेचर में, जुडिशियरी के पास ज़्यादा होगा, आप लोग बताइएगा। तो हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो क्या घोषित करके रखा है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर्स, कि केंद्र जो है राज्य, अगर केंद्र जो है राज्य की शक्तियों पे अंकुश लगाना चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या देता है यहाँ पे कि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशंस का। और आगे जब देखेंगे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में तो और हम लोगों को पता चलेगा और अच्छी तरीके से। यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, पृथक एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। मतलब न्यायपालिका जो है ना तो वो केंद्र सरकार के दबाव में आके काम करेगा, ना स्टेट सरकार के दबाव में आके काम करेगा। न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि न्यायपालिका अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी डिस्कोर्स हो जाता है तो ये दोनों भागेगा न्यायपालिका के बीच पास। हियर इज द न्यायपालिका इक्विवेलेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जब हम लोग कोर्ट का स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग और अच्छी तरीके से देखेंगे कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास और कौन कौन सा कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के नीचे और कौन कौन सा कोर्ट आता है। मतलब ये सब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ये नज़र रखेगा केंद्र सरकार पे भी, राज्य सरकार पे भी, कि ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार राज्य सरकार का कुछ पावर में कमी कर दे या फिर राज्य जो है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसके लिए नज़र रखने के लिए है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट। और इससे आइडिया हो गया होगा कि पावर जो है किसके पास ज़्यादा है। ये कमेंट्स करके आप लोगों का काम है बताना कि यहाँ पर और उसके पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो वो न्यायिक समीक्षा का अधिकार रखता है। और
संविधान सर्वोच्च होगा। हमारे यहाँ सबसे ऊपर अगर कोई भी होगा, सबसे ऊपर किसी को रखा जाएगा तो वो है हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार है। द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब हमारे यहाँ द्विसदन है, मतलब एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। लोकसभा जिसमें लोगों के द्वारा चुन करके जो है जनप्रतिनिधि जाते हैं और वहां पे प्रधानमंत्री बनते हैं। और राज्य सरकार जो कि राज्य सरकारें इन राज्य के जो चुने हुए एमएलए होते हैं उनमें से चुन करके कुछ मेंबर जो है राज्यसभा में जाते हैं, जो कि राज्य का प्रोटेक्शंस करते हैं। और इन राज्य में भी लेजिस्लेचर होता है अपना अपना, उस लेजिस्लेचर को बोलते हैं विधानसभा। चलिए संघात्मक सरकार के अब लाभ देख लेते हैं। ये जो संघात्मक सरकार है इनका फायदा क्या क्या है। तो बड़े देशों में कारगर है, जो भी कंट्री जो बड़ा देश है उसमें ये तो कारगर है। ज्यादा व्यापक सरकार है, इसमें अधिक प्रतिनिधि पाया जाता है। सब ऑलमोस्ट ये कंट्री है, इस कंट्री के ऑलमोस्ट लोगों का इसमें रिप्रेजेंटेशंस होगा। मतलब जो संख्या होगा रिप्रेजेंटेशंस का सभी का होगा। और हम लोग ऐसा भी कोशिश भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ समाज में अगर कुछ लोग पिछड़ गए हैं तो उनका भी इसमें रिप्रेजेंटेशंस हो। वो कुछ हम लोग सीट्स को रिजर्व करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे। धीरे धीरे हम लोग सारे करके एक एक डिस्कस कर लेंगे। तो अभी बस इतना समझिए कि बड़े देशों में कारगर है, ज़्यादा व्यापक सरकार है और इसमें अधिक प्रतिनिधि पाया जाता है। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है। जो क्षेत्र का अगर कुछ जो है चाहत है कि मेरा हम ऐसा करें, वो भी इसमें पूरा होने का अच्छा है। क्षेत्रीय सरकारें इसमें होती हैं, क्षेत्र के अनुसार नीति एवं कानून होता है। इनका जो अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंगली, मान लीजिए अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंगली कुछ काम करेंगे, कुछ नीति और कानून लाएंगे स्पेशली फॉर देयर स्टेट्स। सरकार के निरंकुश होने की संभावना कम है, बहुत ही कम चांस हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि सरकार के पास ये जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट्स, वो पूरी तरीके से निरंकुश हो जाए, सारा शक्ति अपने पास ले ले, ऐसा ये कम हो जाता, संभावना कम है। क्षेत्रीय सरकार क्षेत्र के लिए कानून बनाते हैं और क्षेत्रीय सरकार जो है क्षेत्र के लिए कानून बनाएगा और केंद्र सरकार जो है वो केंद्र के लिए कानून बनाएगा। इन दोनों आपस में संतुलन बना करके चलते हैं। दोनों जो है एक दूसरे के साथ संतुलन तालमेल बैठा करके चलेंगे। इस वजह से कोई भी सरकारें निरंकुश से नहीं हो सकता है। यही कारण है कि कोई भी सरकार जो है निरंकुश नहीं हो सकता है, एक तालमेल बैठा करके चलेंगे। अगर कोई बहुमत से सरकार आ जाए, अगर कोई मान लीजिए फुल फ्लेजर में पूरी बहुमत के साथ सरकार आ जाए लोकसभा में और वह सोचे कि मनमाने तरीके से कोई कानून पारित कर ले, तो फिर वह राज्यसभा में भी जाएगा। अगर कोई केंद्र सरकार में फुल मेजोरिटी के साथ सरकार ले आया और वो चाहेगा कि लोकसभा से हम कोई ऐसा कानून पारित कर दें मनमाने तरीके से, तो वो पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसको फिर राज्यसभा से भी पास करवाना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि अगर उसका लोकसभा में मेजोरिटी है तो राज्यसभा में भी उसका मेजोरिटी हो। तो लोकसभा से तो वो बिल पास हो जाएगा पर राज्यसभा में वो बिल रुक जाएगा। इस कारण से जो है राज्यसभा का निर्माण किया गया, क्योंकि वो राज्य को उचित प्रोटेक्शंस दे, सुरक्षा प्रदान करे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोग देखे थे कि एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार, और एक चीज जो रह गया था वो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि संघात्मक सरकार की कमियां। तो संघात्मक सरकार जो था इसका कमी कौन सा था संघात्मक सरकार मतलब ये सब का इनको का कमी क्या था इस संघात्मक सरकार में। तो दोहरी नागरिकता होती है, तो दोहरी नागरिकता है इसमें, मतलब कोई सिंगल सिटीजनशिप नहीं होगा। तो ये तो बड़ा ही टिपिकल था कि एक आदमी जो है वो दोहरी, अगर यूपी जाना है, अगर मान लीजिए हम अपने स्टेट्स का ही एग्जांपल है, तो अगर यूपी का हो या बिहार का हो तो उसको दो सिटीजनशिप्स लगेगा। थोड़ा ये था बड़ा, अगर बड़ा सा कंट्री है तो उसमें ये थोड़ा पॉसिबल्स नहीं है।
तो ये पहला इसका कमी है क्या, दोहरी नागरिकता होती है, इससे एकता की भावना में भी कमी पाई जाती है। लगता है कि लोग एकता का भावना भी जो है कम हो जाता है लोगों के बीच, कि भाई यूपी वाले सोचेंगे कि हम तो यूपी के हैं, बिहार वाले सोचेंगे हम बिहार के हैं, क्योंकि दोनों के पास अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होगा, सिटीजनशिप्स होगा, नागरिक। तो मतलब एक जो यूनिटी है इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स का पहला ये खामी है। आपातकाल में, इमरजेंसी में समस्या से निपटने में दिक्कत आती है, क्योंकि डिसीजन जो है उसको केंद्र सरकार को राज्य सरकार से कंसल्ट करके लेना पड़ेगा, अपना प्रांतीय सरकार से, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए भारत के संविधान में अलग से प्रावधान होता है आपातकाल का। केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद ज़्यादा होता है, हमेशा सेंटर और स्टेट के बीच में देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेगा। न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, न्यायपालिका जो जुडिशरी है उसके पास ज़्यादा शक्ति हो जाता है संघात्मक में। पूरे देश में एक समान नीतियाँ कानून नहीं होते हैं, मतलब अगर पूरे देश में जो है अलग अलग स्टेट्स के नीति और कानून जो है अलग अलग होगा। जैसे हम बताए थे कि बिहार स्टेट्स कुछ अपना बनाएगा, यूपी जो है कुछ अपना बनाएगा कानून, मतलब एक नीति एक कानून ऐसा नहीं चलेगा पूरे देश के लिए। कभी कभी नीतियाँ एवं कानून का दोहराव हो जाता है कि एक ही नीति और कानून जो है दोनों स्टेट्स बना हुआ होता है, दो स्टेट्स में यही है। अत्यधिक खर्चीला सरकार है, जैसा कि आप देखिएगा डबल जो है डुअल जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, एक राज्य सरकार का होगा, एक केंद्र सरकार का होगा, राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड भी बढ़ेंगे, तो खर्चीला भी ज़्यादा होगा। ये सब इसका कमी था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक नया टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, और आप लोग कंटिन्यूज वीडियोज़ को देखते रहिए, और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं। और इसके बाद चलिए इसी के साथ धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ।